हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल सिविल्स तैयारी। आज की कॉम्प्रिहेंसिव न्यूज एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। कॉम्प्रिहेंसिव न्यूज एनालिसिस में आज कौन कौन से आर्टिकल्स को देखेंगे। पहला आर्टिकल ये है, स्कूल्स विदाउट फ्रीडम। तो यहाँ पे हमें बहुत कम चीजें देखनी है और बेसिकली ये आपका जीएस पेपर 3 के अंडर में आता है। तो क्योंकि आपको पता होगा कि एजुकेशन इश्यूज जो है जीएस पेपर 3 में आते हैं। अब इस आर्टिकल में हमें क्या देखना है, तो देखिए इस आर्टिकल में क्या दिया हुआ है कि अगर मान लीजिए किसी घर को थोड़ा सा आपको सफाई करने की जरूरत है या फिर किसी को रिपेयर्स करने की जरूरत है, तो उसको लंबे टाइम तक जो है पेंडिंग नहीं करना चाहिए, लंबे टाइम तक नहीं छोड़ना चाहिए। तो यही चीज हमारे बच्चों की एजुकेशन के लिए अप्लाई होती है। अब बहुत सारे ऐसे डिसीजंस हैं जो कि इंडिपेंडेंट डिजाइन, मतलब जो कि डिजाइन किए जाते हैं अपर लेवल से, और उनका जो असर होता है बच्चों के ऊपर उतना नहीं पड़ पाता जितना होना चाहिए था। तो डिसेंट्रलाइजेशन इसको जो है रूटीनली फेवर किया जाना चाहिए, जिससे कि एजुकेशन का जो कोर एस्पेक्ट है, मतलब कि जो बेसिक पर्पस होता है एजुकेशन का, वो फुलफिल हो सके। क्योंकि देखिए इतना हमारी कंट्री इतनी डाइवर्स है, इतने तरह के स्कूल्स हैं, इतना ज्यादा जो है सिलेबस है, करिकुलम है, वो सब जो है अगर बच्चों के नीड्स के हिसाब से डिजाइन किया जाए तो एक अच्छे लर्निंग आउटकम्स आ सकते हैं। बट ब्रिटिश काल से हम देख रहे हैं तो कि क्या है कि ब्यूरोक्रेसी जो है स्कूल फंक्शंस को बहुत सस्पिशन से देखती थी, और कैपेसिटीज और इंटीग्रिटी इनके ऊपर जो है शक किया जाता है। इसीलिए आप कितने भी सीरियस ना हो अपनी जॉब को लेकर के, आपको जो है सबके ऑर्डर्स और सर्कुलर्स को फॉलो करना पड़ता है, और डायरेक्टरेट और एग्जामिनेशन के सारे ऑर्डर्स आपको फॉलो करने होते हैं। प्राइवेट स्कूल्स की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे एडिशनल प्लेयर्स के रूप में आ जाते हैं आपके मैनेजर्स, और यहाँ पे स्कूल ओनर्स, मैनेजर्स जिनके पास प्रोफेशनल नो हाउ नहीं है, वो टीचर्स के ऊपर जो है कहीं ना कहीं एक बर्डन सा डालने लगते हैं उनकी बातों को मानने के लिए, जिससे कि स्कूल के जो आउटकम्स होते हैं, बच्चों के जो लर्निंग आउटकम्स होते हैं, उतने अच्छे नहीं हो पाते। उसके अलावा अगर हम बात करें कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम की, तो रियलिटी में क्या होता है कि कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम सही में अंडरटेक नहीं हो पाता है, तो ये अंडरटेक नहीं हो पाता है। अब ज्यादातर जो अगर हम बात करें कोविड की वजह से, तो एक तो वैसे ही हमारे स्कूल एजुकेशन में प्रॉब्लम थी, बट कोविड का क्या इम्पैक्ट पड़ा, कोविड की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स आई हमारे स्कूल एजुकेशन पे। तो पहली चीज ये है कि यहाँ पे जो स्कूल्स हैं वो सब क्लोज्ड हैं। ठीक है, स्कूल्स के ऊपर क्या प्रॉब्लम्स आई हैं देखिए, वो पहले देख रहे हैं हम। स्कूल सारे बंद हैं। ऐसे में जो है जो कहीं ना कहीं जो आपके जो लास्ट माइल स्कूल्स हैं, जो विलेजेस के स्कूल्स हैं, वहां पे बच्चों को जो है मिड डे मील की जो सुविधा है वो खत्म हो गई है। ठीक है, ऐसे में बच्चों को जो है कुक्ड मिड डे मील नहीं मिल रहा है, उनके पास तक ग्रेन्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है, और बाकी जो है उनको मनी दे दिया गया है। अब अगर स्कूल्स के पास ऑटोनॉमी होती, तो वो बच्चों को जो है कहीं ना कहीं स्कूल आने के लिए अलाउ करते, मील्स खा सके बच्चे वहां पर आकर के, और थोड़ा सा टाइम पढ़ाई कर सके, जिससे कि उनको थोड़ा डिफरेंसेस मिल सके। अब ऐसे जो डिसीजन होते हैं कि कितना क्लास साइज होगा या कितने देर तक बच्चे बैठेंगे, कहाँ बच्चे बैठेंगे, ये सारी चीजें जो है स्कूल हेड्स और टीचर मिलकर के डिसाइड कर लेते हैं, बट अभी ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो अब क्या कर सकते हैं, तो ये एक जो सारी लर्निंग है ना, देखिए क्लासरूम में नहीं होती है। बहुत सारी जो मिनिमलिज्म के आइडियोलॉग्स होते हैं वो कहते हैं कि फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी, इन चीजों की जरूरत है, जिससे कि हमारी जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो पाए। अब एक जो अभी आजकल कॉइनेज आया है वो है आपका लर्निंग लॉस का। लर्निंग लॉस मतलब अब आप देखिए ऑलमोस्ट मार्च से जो है स्कूल्स बंद है, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, ऑलमोस्ट 6 महीने होने को आगे स्कूल्स को बंद हुए। तो ऐसे में बच्चों का जो लर्निंग है, वैसे भी बच्चे बहुत जल्दी भूलते हैं, ये चीजें टीचर्स और पेरेंट्स बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। तो बच्चे जब स्कूल नहीं आ रहे हैं तो उनका काफी ज्यादा जो है लर्निंग का लॉस हो रहा है। ऑनलाइन टीचिंग को जो है सोचा गया था जिससे कि वो कंपेंसेट कर सके इस लॉस को। स्मार्टफोन्स और लैपटॉप जो है नए हैं, बट जो आइडिया है कि बच्चों की बेसिक एजुकेशनल नीड्स लिटरेसी और न्यूमरेसी में होनी चाहिए, ये काफी ऑब्सोलीट हो चुका है। चाइल्ड साइकोलॉजी जो है ये जनरेट करता है कि बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस हैं जहां पर फॉर्मेटिव स्टेट्स में, मतलब अगर चाइल्डहुड स्टेट में, बहुत यंग चाइल्डहुड स्टेट में अगर बच्चों को अपॉर्चुनिटी दी जाए ऑब्जर्व करने की नेचुरल फिनोमेना को, तो और एनालाइज करने की, तो बच्चे जो है ज्यादा लर्निंग कर पाएंगे। अगर हम अपनी ह्यूमन डेवलपमेंट को भी देखें, तो एज अ ह्यूमैनिटी हमने जो है ऑब्जर्व करके नेचुरल फिनोमेना को ही यहाँ तक हम पहुंचे हैं।
न्यूटन की बात करें या फिर हम आइंस्टीन की बात करें, तो उन्होंने इतने से साइंटिफिक सारी चीजें निकाली हैं, वो ऑब्जर्वेशन के थ्रू निकाली हैं। तो एक जो ऑब्जर्वेशन का फॉर्मेट है क्लासरूम के अंदर, जब हम बच्चों को बंद कर देते हैं तो ये ऑब्जर्वेशनल फॉर्मेट जो है कम हो जाता है। तो आउटडोर लर्निंग, और हमें क्या कराना है, ऑब्जर्वेशन बेस्ड लर्निंग, मतलब बच्चों की ऑब्जर्वेशन से ये लर्निंग करें, ऑब्जर्वेशन बेस्ड लर्निंग। इससे जो है आउटकम्स ज्यादा अच्छे रहेंगे, ऐसा जो है एक्सपर्ट्स का मानना है। मॉनसून ने एक अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिएट की है नोटिस करने की और रिकॉर्ड करने की और नेचर को एग्जामिन करने की। फॉर एग्जाम्पल कुछ चिड़िया होती हैं जैसे एग्रेट्स या बड़ी जो बर्ड्स होती हैं, ये इस वक्त जो है गीले फील्ड्स में बहुत लेजरली घूमती हैं, बहुत आराम से घूमती हैं। अगर इनको ही देखा जाए और इनको जो है न केवल इनको देखने से बच्चों को खुशी मिलेगी, जॉय मिलेगा, बल्कि इसकी स्केचिंग भी कर सकते हैं उनके अलग अलग पोस्चर्स को देख करके। इसी तरह से चींटी वगैरह जो है अपने सबटेरेन होम्स में से बाहर निकल के आ जाती हैं, बटरफ्लाईज जो है माइग्रेट करती हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इस तरह की हजारों चीजें हैं जो बच्चे जो है अपने लोकल लेवल पर, लोकल स्तर पर ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो इस तरह से ऑब्जर्वेशनल लर्निंग जो है हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं इस वक्त जब कोविड की वजह से स्कूल्स बंद हैं। विलेज टीचर्स जो है काफी एनर्जी ला सकते हैं अपनी इस पेडागॉगी को चेंज करके, और बच्चों को एनकरेज कर सकते हैं कि वो आउटडोर्स में समय बिताएं, ऑब्जर्वेशन करें। अगर कुछ बच्चों के पास स्मार्टफोन्स हैं तो वो जो है ऑनलाइन इंस्ट्रक्शन भी रिसीव कर सकते हैं, वो विजुअली रिकॉर्ड कर सकते हैं कि क्या उन्होंने नोटिस किया। ऑब्जर्वेशंस और रिफ्लेक्शन ये काफी अच्छे होते हैं न्यूमरेसी और लिटरेसी को प्रमोट करने में भी। अगर आप देखें तो मैथमेटिक्स को जो है अच्छे से तब आप लर्न कर सकते हैं जब किसी चीज उसके बारे में आप एक्साइटेड हो, खुश हो। और एक्साइटेड जब होंगे तब आप उसको लिखेंगे भी। इसी तरह से हम राइटिंग और रीडिंग की बात करते हैं, तो ये भी तब ज्यादा अच्छे से होता है जब आप काफी एक्साइटेड हो, खुशी के साथ आप पढ़ाई करें, तब ये ज्यादा अच्छे से लर्निंग हो पाती है। हम एक ऐसे टाइम में रह रहे हैं जहां पर जो लर्निंग आउटकम्स है वो प्री डिफाइंड होते हैं, मतलब कि हमें बताया जाता है कि क्या, तो ये प्रॉब्लम है हमारी प्री डिफाइंड लर्निंग आउटकम्स की। मतलब कि ये एक्सपेक्टेड होता है कि हमें क्या क्या सीखना है इस साल, और उसका हमारा जो है टेस्ट होता है। इस वजह से क्या होता है कि हमारा रोट मेमोराइजेशन हमें करना पड़ता है। रोट मेमोराइजेशन मतलब कि सिर्फ जो लिखा हुआ है वो रट लिया, रटंत विद्या। तो रटना तो तोते भी कर सकते हैं, आप एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक मशीन को भी, आप कंप्यूटर को भी आप ये चीजें सिखा सकते हैं। ह्यूमैनिटी की और ह्यूमंस की जो एक डिफरेंशियल एस्पेक्ट आएगा आने वाले सालों में, वो यहाँ से आएगा जब हम ऑब्जर्वेशन बेस्ड लर्निंग करेंगे, जब बच्चों की जो एक्यूट ऑब्जर्वेशन स्किल्स जो है इससे हमें डेवलप करनी होगी। और ये जो है काफी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। तो इससे क्या होगा कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपके अंदर आएंगी, और इनको जनरेट करना नीड ऑफ द आवर है। इससे हमारे बच्चे जो है फ्यूचर रेडी भी हो पाएंगे। तो हमें जो है प्रॉब्लम बिल्डिंग स्किल्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स लेकर के आनी होंगी। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वगैरह ये इम्प्रूव तो कर सकती है पेडागॉगी की क्वालिटी को, और साथ साथ जो है सस्टेन इंटरेस्ट जो है रेडियो वगैरह में, टेलीविजन वगैरह में, इंटरनेट में जनरेट भी करती है। उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे कलीग्स हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने जो है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की बात की है, जैसे कि डॉक्टर विजय मुले। उन्होंने कहा है कि ऑफिशियल्स को ये देखना चाहिए कि सक्सेस जो है टेक्नोलॉजी का तब आएगा जब ये मोटिवेट करे और एनेबल करे लोगों को कि वो अपनी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करें। उसके साथ साथ एजुकेशन में अगर हम बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी का इनको इनकॉर्पोरेट कर देते हैं तो उससे सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग होने लगती है, जिससे कि जो क्लासरूम की इंटरेक्टिविटी है वो कम हो जाती है। इसीलिए स्कूल्स के ऊपर जो है इस वक्त एक विप डाल के नहीं रखना है, स्कूल्स को जो है बहुत ज्यादा प्रेशराइज करके नहीं रखना है। बच्चों को ये देखना कि बच्चे जो है लंबे लंबे घंटों तक छोटी छोटी स्क्रीन पर जो है देख रहे हैं, तो उससे उनको जो है बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स भी जनरेट हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल उनकी आई साइट की प्रॉब्लम्स, फिर उसके अलावा जो एक पोस्चर प्रॉब्लम्स होती हैं, ये सारी जनरेट हो जाती हैं। और बहुत सारे जो पुअर स्टेट्स हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि सॉफ्टवेयर ऐसा जनरेट कर सके जो बताए टीचर्स को कि क्या करना है इम्प्रूव करने के लिए बच्चों की परफॉर्मेंस को किसी भी टेस्ट में। इस तरह के आइडियाज जो है जहां पर ऑफिशियल्स जो है डाउनवर्ड टॉप बॉटम डिसीजन मेकिंग करते हैं, उससे कहीं ना कहीं बच्चों की जो और टीचर्स की जो एक प्रोफेशनलिज्म है उसमें थोड़ी सी कमी आती है, और जो लर्निंग आउटकम्स हैं वो थोड़े कम हो जाते हैं।
टेक्नोलॉजी एंथुजियास्ट ने बात की है कि बेसिक लर्निंग इक्विपमेंट्स की हमारे स्कूल्स में कमी है। बहुत सारी ऐसी चीजें जैसे कि मैग्नीफाइंग ग्लास, ये प्राइमरी स्कूल में नहीं पाए जाते हैं। तो क्या ये पार्ट नहीं है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का? जब हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं तो क्या ये टेक्नोलॉजी का पार्ट नहीं है? इसी तरह से बहुत बाइनोकुलर्स की बात हो गई, माइक्रोस्कोप्स की बात हो गई, बहुत सारे स्कूल्स में ये जो बेसिक टेक्नोलॉजी है जिसको यूज करके बच्चे अपनी ऑब्जर्वेशन बेस्ड स्किल बढ़ा सकते हैं, वो कम पाई जाती है। इग्रेट्स को देखना या पैडी में जो है टाइम स्पेंड करना, जब टीचर्स जो या स्कूल्स जो है ये चीजें नहीं प्रमोट करते तो वो बाइनोकुलर्स को क्यों प्रमोट करेंगे? तो ये सारी चीजें ये सिग्निफाई करती हैं कि हमारे कहीं ना कहीं हम ऐसे बच्चों को क्रिएट करें जिनके अंदर नेशनल इमेजिनेशन का और टैलेंट तो है बट इमेजिनेशन की कमी हो जाती है, क्योंकि हमारा जो लर्निंग सिस्टम है वो उनकी इमेजिनेशन को प्रमोट नहीं करता है। उसके साथ साथ उनकी ऑब्जर्वेशनल स्किल्स में भी कमी पाई जाती है। तो ऐसे में हमें एक प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस बनानी होगी, जिससे कि जो है प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस बनानी होगी जिससे कि टीचर्स जो है अच्छे से ये सारी चीजें ला सकें, अपने हिसाब से जो है क्रिएटिविटी को इनकलकेट कर सके, और वो तभी हो सकता है जब उनके पास फ्रीडम ग्रांट किया जाए। अब नेक्स्ट आर्टिकल जो हमें देखना है वो है द चैलेंजेस इन काउंटिंग द डेड। तो यहाँ पे बात हो रही है जो कोविड में कितने ऑलमोस्ट जो पेशेंट्स हैं जिनकी डेथ हुई होगी उसकी यहाँ पे बातें हो रही है। तो बात की जा रही है कि इंडिया को जो है इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहिए इनोवेशन में और इम्प्रूव करने में डेटा कलेक्शन को और रिपोर्टिंग को, डेटा रिपोर्टिंग को। अब देखिए बाकी डिजीज के कंपैरिजन में अगर कोविड की बात करें तो ये बहुत ही ज्यादा ट्रांसमिसेबल है, मतलब कि बहुत जल्दी फैलती है। इसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, क्या सीक्वेंस होगा इन्फेक्शन का, ये अभी धीरे धीरे अनरेवल हो रहे हैं, अभी धीरे धीरे निकल के सामने आ रहे हैं। बट गोल ये होना चाहिए कि जितनी से जितनी हो सके उतनी डेथ को हम अवॉइड करें, प्रिवेंट करें। प्रपोर्शन जो है कोविड 19 में डेथ का ऑलमोस्ट 2% के आसपास है, जो कि काफी कम है सार्स के कंपैरिजन में। सार्स में 9% जो है पेशेंट्स की डेथ हुई थी। मर्स में जो है काफी ज्यादा, ये इसमें मोर्टालिटी रेट काफी ज्यादा था, 34.4% जो है लोगों की मृत्यु हुई थी मर्स की वजह से। बट जो काउंटिंग की प्रोसीजर है हमारी कोविड 19 की डेथ्स का, वो काफी जो है डिफिकल्ट हो रहा है और उसमें काफी सारे कॉम्प्लेक्सेस हैं, कॉम्प्लेक्सिंग चैलेंजेस हैं। अब सबसे पहले बात करें फैसिलिटीज की, क्या क्या सॉरी फैटेलिटीज की, क्या कितनी डेथ्स ऑलमोस्ट हुई हैं। ग्लोबली अगर हम बात करें तो हेल्थ सर्विसेज काफी बुरी तरह से डिसरप्ट हुई है पैंडेमिक की वजह से, और इस वजह से हम अंडर एस्टिमेशन हो रहा है हेल्थ इंडिकेटर्स का, इंक्लूडिंग असेसमेंट ऑफ फैटेलिटीज, मतलब कितनी डेथ हुई है इसका भी अंडर असेसमेंट कहीं ना कहीं नोटिस किया जा रहा है। डेथ रेट्स को असेस करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ डेथ्स क्या है, और यूजुअली इसको हम न्यूमरेटर में डिनोट करते हैं। डिनोमिनेटर की अगर बात करें तो डिनोमिनेटर को चूज करना एक डिफिकल्ट एस्पेक्ट हो जाता है, क्योंकि जो केस फैटेलिटी है वो डिपेंड करती है कि कितनी डेथ रिपोर्ट हुई, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ये ठीक है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ये होगी आपकी डेथ फैटेलिटी रेट। अब डेथ फैटेलिटी रेट में न्यूमरेटर तो हो गया टोटल नंबर ऑफ डेथ्स, अब डिनोमिनेटर क्या होगा इसको डिफाइन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। फॉर एग्जाम्पल डिनोमिनेटर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर होता है कि कितने लोगों को, जो कितने लोग जो है सफर कर रहे हैं कोविड से। अब इसमें दोनों आएंगे, सिम्टोमेटिक एज वेल एज असिम्टोमेटिक केसेस। सिम्टोमेटिक को भी कुछ हद तक हम जो है कवर कर पा रहे हैं जितनी टेस्टिंग बढ़ रही है, बट असिम्टोमेटिक को ट्रेस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो ऐसे में जो डिनोमिनेटर है उसकी वैल्यू हमारे पास एग्जैक्ट नहीं आती है। और उसके अलावा न्यूमरेटर की भी अगर हम बात करें तो रिपोर्टिंग में जो है डिलेज रहते हैं डेथ में। फिर अगर हम नॉर्मल टर्म्स में भी बात करें तो सारी डेथ ऐसा नहीं है कि रिपोर्ट हो जाती हैं, बहुत सारी बहुत बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारी डेथ रिपोर्ट नहीं हो पाती हैं। तो इन्फेक्शन, इसी तरह से दूसरा एक इंडिकेटर होता है इन्फेक्शन फैटेलिटी रेट। तो अभी तो हमने ये डेथ, हमने पहला क्या देखा, हमने देखा था कि डेथ फैटेलिटी क्या है, डेथ फैटेलिटी रेट, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ डेथ अपॉन टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स, ये जो है आपका डेथ फैटेलिटी रेट होता है। दूसरा है आपका इन्फेक्शन फैटेलिटी रेट, यहाँ पे डिनोमिनेटर होगा टोटल नंबर ऑफ इन्फेक्शंस। यहाँ पे ये हम कहाँ से डिफाइन करेंगे, सेरो प्रेवलेंस स्टडीज से हम डिफाइन करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ, ये न्यूमरेटर तो सेम रहेगा आपका, टोटल नंबर ऑफ डेथ अपॉन टोटल नंबर ऑफ इन्फेक्शंस। अब ये टोटल नंबर ऑफ इन्फेक्शंस कहाँ से आए हैं, टोटल नंबर ऑफ इन्फेक्शंस आए हैं सेरो प्रेवलेंस डेटा से, जो कि हमारा जो है अलग अलग स्टेट्स में अंडरवे है।
तो इन्फेक्शन फैटेलिटी रेट जो है ये प्रोवाइड करता है एस्टिमेट का कोविड-19 की डेथ्स को लेकर के, डेथ रेट को लेकर के। इसमें जो है अनरिपोर्टेड इन्फेक्शंस को भी हम डिनोमिनेटर में यूज करते हैं। तो जब हम डेथ फैटेलिटी रेट की बात कर रहे थे, यहाँ पे वही इन्फेक्शंस होते हैं, इसमें टोटल नंबर ऑफ डेथ अपॉन टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स, ठीक है। और ये पेशेंट्स ऑब्वियसली जिनको हमने जो रिपोर्टेड है ऑलरेडी, उन पेशेंट्स को हम डेथ फैटेलिटी रेट में देख रहे हैं, जबकि इन्फेक्शन फैटेलिटी रेट में हम टोटल नंबर ऑफ डेथ अपॉन टोटल नंबर ऑफ इन्फेक्शन, और ये इन्फेक्शन, इसमें वो इन्फेक्शन भी इंक्लूड होंगे जिनकी रिपोर्टिंग नहीं की गई है। और उनको कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे? उनको आइडेंटिफाई करेंगे हम सेरो प्रेवलेंस डेटा से, सेरो प्रेवलेंस स्टडीज से। अब जो सैम्पलिंग स्ट्रैटेजी और मेथड्स हैं सेरो प्रेवलेंस स्टडीज में, वहां पे डेमोग्राफिक्स, हेल्थ केयर रिसोर्सेज, ये सब जो है इनकम्पेरेबल सेरो प्रेवलेंस एस्टिमेट को रिजल्ट करते हैं। मतलब कि सैम्पलिंग, आपको पता होगा कि हम पूरी पॉपुलेशन में से कुछ जो है पॉपुलेशन को की स्टडी करते हैं, उसको हम सैम्पलिंग बोलते हैं। अब सैम्पलिंग में कभी कभी ऐसा होता है कि डेमोग्राफिक चेंजेस आ जाते हैं, हेल्थ केयर रिसोर्सेज अलग अलग होते हैं हर जगह पर, तो इस वजह से जो आपका जो भी सेरो प्रेवलेंस का डेटा आएगा, जो भी सैंपल्स आएंगे, वो इनकम्पैरेबल होंगे। जरूरी नहीं है कि दो सैंपल्स के अंदर सिमिलर से सेम तरह की जो है पॉपुलेशन को हम स्टडी कर रहे हो। तो जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि इंडिया के अंदर टेस्टिंग और जो हेल्थ केयर फैसिलिटी या ट्रीटमेंट फैसिलिटी प्रोग्रेसिवली इंप्रूव करेगी, वैसे वैसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर भी हमारा चेंज होगा। उसके अलावा अगर हम बात करें क्रूड मोर्टेलिटी रेट की, तो इसमें होता है कि जो भी आपका डिनोमिनेटर है, यहाँ पर क्रूड मोर्टेलिटी रेट की अगर हम बात करें, तो ये होता है आपका टोटल नंबर ऑफ डेथ अपॉन नंबर ऑफ पीपल। जिस भी एरिया में हम कर रहे हैं, उस एरिया में टोटल नंबर ऑफ डेथ अपॉन नंबर ऑफ पीपल से हमारा क्रूड मोर्टेलिटी रेट आता है। अब इसको यूजुअली हम डेथ पर मिलियन में काउंट करते हैं, मतलब कि जितनी भी डेथ पर मिलियन हुई है उसमें हम काउंट करते हैं। तो इससे प्रोबेबिलिटी मिलती है कि किसी भी पॉपुलेशन, मतलब कोई भी एरिया में कोई इंडिविजुअल किसी डिजीज की वजह से कितना डाई करने के उसके कितने चांसेस हैं। ये भी इनकम्प्लीट होता है और इनएक्यूरेट होता है, क्योंकि कोविड-19 की जो डेथ्स हैं वो इनएक्यूरेटली रिपोर्ट की जा रही हैं। फिर फाइनली आता है एक्सेस, जो जितनी भी हमारी मोर्टेलिटी है, ऑल कॉज एक्सेस मोर्टेलिटी, इसको हम एस्टिमेट कर सकते हैं नंबर ऑफ डेथ अपॉन एक्सपेक्टेड बेसलाइन लेवल, मतलब कि कितनी डेथ हुई और कितना हमने बेसलाइन लेवल को एक्सपेक्ट किया था। तो एक्सेस मोर्टेलिटी, एक्सेस डेथ का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए हमने डेथ को एक्सपेक्ट किया था कि 80,000 है, ठीक है, मान लीजिए, और एक्चुअल होती है 1 लाख, तो हमारी एक्सेस डेथ कितना हुआ? 20,000 एक्स्ट्रा जो है डेथ्स हुई है। इसी को हमने बोला है एक्सेस मोर्टेलिटी, ऑल कॉज एक्सेस मोर्टेलिटी। तो इसमें हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? नंबर ऑफ डेथ्स, जितनी एक्सपेक्ट बेसलाइन की डेथ वो जितनी एक्सपेक्टेड थी, उनको माइनस करेंगे एक्चुअल नंबर ऑफ डेथ से, रिगार्डलेस ऑफ वट एवर रीजन, जो भी रीजन हो, जो रिपोर्ट हुआ हो ना हुआ हो, कोई भी रीजन रहा हो, उसके बेसिस पर हम एक्सेस डेथ को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि कोविड का इम्पैक्ट क्या रहा। अब ये डायरेक्ट इम्पैक्ट, तो कुछ डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है जहां पर कोविड की वजह से डेथ हुई होती है, बट कुछ इनडायरेक्ट इम्पैक्ट होगा जहां पर कोविड इज एन इनडायरेक्ट रीजन फॉर डेथ। फॉर एग्जाम्पल, कोई कैंसर पेशेंट है और आपका जो हॉस्पिटल्स क्लोज डाउन है, उस वजह से उसकी अगर डेथ हो जाती है, तो इनडायरेक्टली जो है कोविड एट्रीब्यूटेड डेथ आप कह सकते हैं, कोविड की वजह से ये इनडायरेक्ट डेथ हुई है। तो इस तरह की सारी जो डेथ्स हैं हमें पता चल जाएंगी कि कोविड पैंडेमिक की वजह से कितनी हमारी एक्सेस डेथ हुई है, ये हम ऑल कॉज एक्सेस मोर्टेलिटी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका नाम क्या है? ऑल कॉज एक्सेस मोर्टेलिटी, ठीक है। ये किसी डिजीज की वजह से कितनी डेथ जो है एक्सेस में हुई है, उसको कैलकुलेट करने में मदद करता है। सेरो प्रेवलेंस सर्वेस जो है यूजफुल होते हैं कि हमें एक अनबायस्ड इनसे एस्टिमेट मिलता है डेथ का कोविड-19 की वजह से। ग्लोबल एविडेंसेस ये इंडिकेट करते हैं कि इन्फेक्शन मोर्टेलिटी रेट जो है 1% से लेस है टोटल इन्फेक्शन का। हम इसको एस्टिमेट तभी कर सकते हैं एग्जैक्टली जब हमारे पास एक रियलिस्टिक डेटा हो उस कंट्री के इन्फेक्शन के बारे में, और जो कि तब मिलता है जब आपके जो नेशन वाइड सेरो प्रेवलेंस सर्वेज हैं वो वाइडली रिपोर्टेड हो। अगर इन्फेक्शन आपका आईएफआर रेट आपके पास नहीं है, मतलब कि इन्फेक्टिविटी रेट नहीं है, इन्फेक्शन फैटेलिटी रेट नहीं है, तो डेथ पर मिलियन एक ऑल्टरनेटिव एस्टिमेट के रूप में हम यूज कर सकते हैं।
अब ये इसमें आप देख सकते हैं कि अलग अलग कंट्रीज का क्या के कैपिटल्स का क्या क्या रेट है। इसमें आपको मैड्रिड का दिया है, सैंटियागो मतलब कि स्पेन का दिया है, फिर सैंटियागो का दिया है, वाशिंगटन डीसी ब्राजील का है, ये यूएस का है, लंदन मतलब यूके का है, ब्रासीलिया अगेन सॉरी सैंटियागो इज नॉट फॉर ब्राजील, ब्रासीलिया ब्राजील का है, मॉस्को फिर आपका रशिया का है, दिल्ली इंडिया का है, रोम अगेन इटली, रियाद जो है आपका सऊदी, जकार्ता और बर्लिन इंडोनेशिया, फिर आपका बर्लिन। तो ये सारे जो है रेट्स आपको दिए हुए हैं। टोटल केसेस कितने रहे यहाँ पे आपको मिल जाएगा, और टोटल डेथ्स कितनी है ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। इंडिया के हिसाब से देखें तो दिल्ली के अंदर 1,44,127 केसेस रहे और डेथ रही 4,098। टोटल पॉपुलेशन कितनी है, ऑलमोस्ट 1 करोड़ के आसपास है। तो डेथ पर मिलियन हो गई 244, जो कि हमारी जो है 0.06 अगर हम देखें तो परसेंटेज पॉपुलेशन अबव 65 ईयर्स 0.06% है। तो ये हमारा जो है डेटा अलग अलग कंट्रीज का भी दिया हुआ है। आप देख सकते हैं बाकी कंट्रीज के भी डेटा को बेस पर, और ये उनकी कैपिटल सिटीज का डेटा जो है दिया हुआ है। अब पेरू और ब्राजील को छोड़ करके वहां पे बाकी सब जगह पर जो है एक एक्शन इतनी मतलब इतना डिलेड नहीं रहा है एज कंपेयर टू पेरू एंड ब्राजील। डेथ की अगर हम बात करें तो बेसलाइन को एस्टिमेट को समझना काफी जरूरी है, क्योंकि तभी हम जो है एक्सेस मोर्टालिटी को कैलकुलेट कर पाएंगे। बेसलाइन अगर हमारे पास होगी तभी हमें पता चलेगा कितनी एक्सेस मोर्टालिटी हुई है। और अभी अगर हम बात करें और इंडिया की अगर हम बात करें तो मैंडेटरी होता है इंडिया के अंदर डेथ को रजिस्टर कराना, फिर भी केवल 86% डेथ ही इंडिया के अंदर रजिस्टर हो रही है एज पर द लेटेस्ट डेटा। पहले जो है 66.9% डेथ रजिस्टर हो रही थी। एनुअल क्रूड अगर इंडिया में डेथ रेट देखा जाए तो यह है 0.73 पर 100%। कोविड और जो डेथ है 2020 में ये आपकी 0.028 हुई है कोविड 19 की वजह से। ये एट्रीब्यूटेबल टू कोविड 19 है पर 100%, जो कि वेरी करता है। फॉर एग्जांपल दिल्ली के अंदर 0.21 हो गया, महाराष्ट्र के अंदर, तमिलनाडु, गुजरात, पुडुचेरी, कर्नाटका, इन सब में अलग अलग रेट्स हैं। तो मोस्टली जो है बेटर डेथ रिपोर्टिंग तब होती है जब वहां पे उस स्टेट के अंदर जितना ज्यादा रजिस्ट्रेशन होगा उतनी ज्यादा जो है डेथ की रिपोर्टिंग अच्छे से हो पाएगी। ये रजिस्ट्रेशन का सिस्टम जो है ये इसमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं, क्योंकि अनक्लासिफाइड डेथ्स हो जाती हैं, इरेगुलर पब्लिकेशन होता है स्टैटिस्टिक्स का, ट्रेनिंग की कमी होती है रिसोर्सेज को, स्क्रीनिंग सही से नहीं हो पाती है कि जिस वजह से डेथ की रिपोर्टिंग कम हो रही है। डेथ जो कोविड की वजह से हुई है अब सभी साउथ एशियन कंट्रीज में वो कंपैरेबली लो है बाकी जो है डेवलप्ड कंट्रीज के कंपैरिजन में। आप चाहे इंडिया की बात करें, चाहे आप बांग्लादेश की बात करें, चाहे आप पाकिस्तान की बात करें, चाहे आप नेपाल की बात करें, नंबर ऑफ डेथ्स जो है साउथ एशियन कंट्रीज में एज कंपेयर टू आपकी जो है डेवलप्ड वर्ल्ड, यहाँ पे नंबर ऑफ डेथ्स समहाउ कम है। अब रीजन एग्जैक्टली क्या है ये रिसर्चेस के बाद पता चलेगा। एक रीजन ये भी हो सकता है कि डेथ्स की अंडर रिपोर्टिंग हो रही है। एक रीजन जो एट्रीब्यूटेबल कॉज ऑफ डेथ है वो ये है कि आपका डीलिनेशन हो रहा है एक्सेस मोर्टालिटी में कोविड 19 की वजह से। मतलब कि एक्सेस मोर्टालिटी हो रही है बट कहीं ना कहीं डीलिनेशन हो रहा है, मतलब कि हमें एग्जैक्टली पता नहीं चल रहा, डेटा की कमी है जिससे कि हम ये किसी भी डेथ को कोविड से एट्रीब्यूट कर पाए, क्योंकि हमारे पास बेसलाइन जो है प्रॉपरली अवेलेबल नहीं है। आईसीएमआर, आईएचएमई, पीएचएफआई की जो बर्डन ऑफ डिजीज स्टडी कहती है, वहां पर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज रिलेटेड डेथ्स हमारी जो है जो कैंसर, डायबिटीज, सिरोसिस वगैरह से कॉन्स्टिट्यूट होती है, उनकी वजह से क्रिएट होती है, उनका वो ऑलरेडी 72.5% डेथ को कॉन्स्टिट्यूट करती है। मतलब कि जो भी डेथ्स है इंडिया के अंदर डिजीज की वजह से उसमें से 72.5% डेथ होती है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की वजह से। उसके अलावा 27.5% डेथ जो डिजीज की वजह से क्रिएट हो रही है ये आपकी जो है बाकी जो आपके कॉजेज होते हैं, बाकी जो डिजीज हैं जैसे कि एचआईवी हो गया, इंजरी हो गया, सुसाइड हो गया, इन वजह से जो है 27.5% डेथ्स हैं। डेथ को हम हाइड नहीं कर सकते कोविड 19 में,
आज नहीं तो कल डेथ को रिपोर्टिंग की जाएगी, क्योंकि एक विजिलेंट मीडिया है इंडिया के अंदर और एक एक्टिव सिविल सोसाइटी है। इसी वजह से कम 5 सिटीज के अंदर डेथ के नंबर्स को रिकंसाइल करना पड़ा है। आपने देखा होगा महाराष्ट्र, मुंबई में स्पेसिफिकली बार बार रिकंसिलिएशन हुआ डेटा का। फिर कोलकाता में भी इस तरह के केसेस आए थे जहां पर अंडर रिपोर्टिंग हो रही थी और बाद में जो है रिपोर्टिंग सही की गई। दिल्ली के अंदर भी री रिपोर्टिंग की गई थी, रिकंसिलिएशन किया गया था। तो एक अनबायस्ड रिलायबल एस्टिमेट लेने के लिए जो वर्बल ऑटोप्सी सर्वेज हैं वो करने होंगे। जैसे कि हमें मिलियन डेथ सर्वे स्टडी वगैरह हम कर सकते हैं, जो कि काफी मददगार होगा डेथ रेट को सही से एस्टिमेट करने के लिए। इंडिया एक स्ट्रैटेजी अडॉप्ट कर सकता है जहां पर ट्रांसपेरेंसी हो डेटा फ्लो को लेकर के और रिपोर्टिंग जो है प्रॉपर हो पाए। ये कुछ चैलेंजेस हैं इंडिया के लिए और बाकी कंट्रीज के लिए, जो कहीं ना कहीं मोर्टेलिटी को थोड़ा सा लो कर देते हैं। और अगर इसको हम इस लो मोर्टेलिटी का क्रिटिसिज्म कर रहे हैं तो ये एक अच्छी बात है, क्योंकि हर चीज की स्क्रूटनी होनी चाहिए। ये एक साइंटिफिक प्रोसेस है जिससे कि हम जो है अगर अगर रियलिटी में कोविड की वजह से डेथ्स इंडिया के अंदर कम है, तो उसका फिर बाद में स्टडी करके ये भी देखा जाएगा कि रीजन क्या है। तो वो जो है स्टडी करने के लिए सबसे पहले हमारे पास डेटा जो है सही होना चाहिए। डेटा एकदम जो है स्क्रूटनाइज डेटा होना चाहिए, और जितना ज्यादा उसका साइंटिफिक रिगर से उसकी स्क्रूटनी होगी उतना ज्यादा अच्छा होगा। काउंटर इंट्यूटिव होगा अगर हम ये एज्यूम कर ले कि हमारी जो डेथ्स हैं वो थाउजेंड्स में है। डेथ को इसीलिए काउंट करना एक डेडली चैलेंज है, और इसको करना काफी जरूरी है जिससे कि हमारी पॉलिसी मेकिंग डिजीज को लेकर के सही हो सके। अब नेक्स्ट आर्टिकल जो हमें देखना है काफी इंपॉर्टेंट है। आप इसका जो है बार बार आप इसको न्यूज में पढ़ेंगे। राइट बाय बर्थ बहुत आज का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको हमें बिल्कुल मिस नहीं करना है। तो आज इस वाले आर्टिकल को आप अच्छे से देखें, समझें, और कुछ आपको समझ ना आए तो आप एक बार इसको पूछ सकते हैं। क्या एक्चुअली आर्टिकल में क्या दिया हुआ है? राइट बाय बर्थ, ये आपने जो है सुप्रीम कोर्ट का भी रीसेंट जजमेंट देखा होगा, 2 दिन पहले ये जजमेंट आया था, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोपर्सनरी जो राइट होगा विमेन का, ये जो है अ, ये आपको मिलेगा। सभी विमेन के पास कोपर्सनरी राइट होता है एज इक्विवेलेंट टू मेल्स। और ये जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था, ये डिस्क्रिमिनेशन को कहीं ना कहीं एंड करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले देखते हैं कि डिसीजन क्या दिया है। सुप्रीम कोर्ट का जो लेटेस्ट डिसीजन है, जो अभी रिसेंटली जो है अगस्त 2020 में आया है, अभी मतलब अभी तो एक हफ्ता भी नहीं हुआ, 2-3 दिन पहले ही ये डिसीजन आया है। इसका कहना है कि हिंदू जो डॉटर्स होती हैं, उनके पास एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में उतना ही राइट होगा जितना कि मेल्स का होता है। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी? देखिए, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी क्या होती है? एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो जो पहले हिंदू लॉ थी वो ये 1956 से पहले जो हमारी लॉ थी वो ये कहती थी, और इवन बिफोर 2005, सबसे पहले तो इसका जो 1956 वाली लॉ थी, हिंदू सक्सेशन एक्ट, उसका जो है 2005 में उसको जो है दोबारा सही किया गया था, उसमें कुछ जो है चेंजेस किए गए थे। तो एक्चुअली क्या होता था कि पहले जो अगर मिताक्षरा लॉ की अगर हम बात करें तो वहां पे एक हमारी जो है हिंदू माइथोलॉजी में या हिंदू जो सक्सेशन है वो मिताक्षरा लॉ से डिफाइन होता है। ठीक है, मैं एकदम बेसिक से जा रही हूँ। तो मिताक्षरा लॉ का क्या कहना है? मिताक्षरा लॉ का कहना है कि जो सन्स होते हैं, सन्स, सन ऑफ सन्स, सन ऑफ सन्स, सन ऑफ सन ऑफ सन, ठीक है, मतलब कि एक 3 पीढ़ियों तक जो हमारी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में है उसमें जो मेल लीनिएज है उसका कोपार्सनरी राइट होता है। कोपार्सनरी राइट का क्या मतलब है? कोपार्सनरी राइट का मतलब है कि अगर मान लीजिए प्रॉपर्टी ए के पास है तो इक्वल डिवीजन जो है सभी सन्स के अंदर के बीच में किया जाएगा। साथ साथ मिताक्षरा लॉ ये भी कहती है कि जिस भी हस्बैंड की प्रॉपर्टी का डिवीजन हो रहा है उसमें वाइफ का उतना ही हक होता है जितना कि उनके बेटों का होता है। ठीक है, तो ये इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है किसी की 1 लाख की, मतलब कि पुरखों की प्रॉपर्टी, ठीक है, ये फादर की प्रॉपर्टी की बात नहीं हो रही है, ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टी की या हमारी जो पुरखों की प्रॉपर्टी की बात हो रही है। तो मिताक्षरा लॉ का क्या कहना है? मिताक्षरा लॉ का कहना है कि इस प्रॉपर्टी का जब डिवीजन होगा, मान लीजिए पर्सन ए के एक बेटा है, एक सन है और एक डॉटर है और एक वाइफ है। तो मिताक्षरा लॉ के अकॉर्डिंग सन को तो 50,000 मिल जाएंगे
और वाइफ को 50,000 मिलेंगे। इक्वल डिवीजन हो गया सन और वाइफ में, क्योंकि ये आपकी जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है तो डॉटर को यहाँ पे हिस्सा नहीं मिलता था। 2005 में इसको जो है रेक्टिफाई करके कहा गया कि नहीं, फीमेल्स के पास भी कोपार्सनरी राइट होता है। अब इसमें ये जो इंटरप्रिटेशन है ये क्लियर नहीं किया गया था कि कोपार्सनरी राइट का जो ये प्रोस्पेक्टिव जजमेंट होगा या फिर जो है रेट्रोस्पेक्टिव जजमेंट होगा। प्रोस्पेक्टिव मतलब 2005 में यूजुअली आपको पता होगा कि जो भी जजमेंट आता है उसके बाद से जो लॉ है वो एप्लीकेबल होती है। तो 2005 में ये एनोमली जो है खत्म की गई थी और फीमेल्स और मेल्स दोनों को कोपार्सनरी राइट दिए गए थे। ठीक है, 2005 के जजमेंट के अकॉर्डिंग। 2005 के बाद क्या हो गया, डॉटर को भी उतना ही हक मिलेगा। डॉटर को अब जो है इसके 3 डिवीजन होंगे। ठीक है, तो डॉटर को भी उतना ही हक मिलेगा जितना कि सन को मिल रहा था 2005 के जजमेंट से। बट इसमें प्रॉब्लम क्या आई थी, इसमें प्रॉब्लम ये आई थी कि इसका इंटरप्रिटेशन में ये डिफाइन नहीं था कि जो इंटरप्रिटेशन है 2005 के वक्त जब ये कोपार्सनरी राइट डिटरमाइन हो रहा है उस वक्त फादर का एलाइव होना जरूरी है या नहीं है। ठीक है, इस जगह जो है प्रॉब्लम आ रही थी। ये जो है एक एनोमली यहाँ पे देखी, नोटिस की जा रही थी। अभी जो 2020 का जो वर्डिक्ट है इस क्वेश्चन को सेटल कर देता है। इस क्वेश्चन को सेटल कर देता है और कहता है कि डॉटर्स के पास कोपार्सनरी राइट जो है तभी इफेक्ट में आ जाता है अगर उनके फादर, मतलब 2005 के बाद ये कहा गया था कि फादर अगर एलाइव थे, मतलब 2005 को अगर उनके फादर एलाइव हैं तो उनके कोपार्सनरी राइट रहेंगे, क्योंकि ये यूजुअली जो हम एज्यूम करते हैं कि आपका प्रोस्पेक्टिव जजमेंट होगा, आगे से अप्लाई होगा। तो ये कोपार्सनरी राइट जो फीमेल को मिल रहे थे 2005 से लेकर के 2020 के बीच में, वो तब मिल रहे थे जब फादर जो है 2005 को एलाइव हैं। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा जो है एक 2013 के जजमेंट की वजह से हुआ था। मतलब 2013 का एक जजमेंट था, प्रकाश एंड फूलवती वर्सेस प्रकाश एंड अदर्स वर्सेस फूलवती। तो इस जजमेंट ने कहा कि फीमेल के पास जो कोपार्सनरी राइट हैं वो तभी एप्लीकेबल होंगे जब जिस दिन जजमेंट सुनाया गया था वो उस दिन उनके फादर एलाइव थे। मतलब कि जजमेंट कब सुनाया गया था? 2005 में सुनाया गया था। तो अगर जजमेंट जब सुनाया गया था उस वक्त उनके फादर जिंदा थे या उसके बाद फादर जिंदा हैं तो फीमेल को कोपार्सनरी राइट मिल रहा था। उससे पहले अगर फादर की डेथ हो गई थी तो उस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे फीमेल को कोपार्सनरी राइट नहीं मिल रहा था। तो ये एक एनोमली क्रिएट हो गई। एनोमली मतलब यहाँ पे जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, क्योंकि आपने जो है फीमेल्स को डिवाइड कर दिया। एज अ फीमेल आप डिवाइड कर रहे हैं कि फादर जिंदा थे 2005 में या फिर फादर जिंदा नहीं थे 2005 में। अगर फादर जिंदा हैं तो हमें कोपार्सनरी राइट फीमेल्स को मिल रहा था, नहीं है तो डॉटर्स को कोपार्सनरी राइट नहीं मिल रहा था। तो ये जो है एनोमली को 2020 के जजमेंट ने सही किया है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा जितना मैं समझा रही हूँ। तो जो एनोमली क्रिएट हुई थी 2013 के जजमेंट में वो जो है 2020 से सही हुई है। तो एपेक्स कोर्ट ने, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने अब कैटेगोरिकली ये रूल आउट कर दिया है कि डॉटर का जो राइट है, कोपार्सनरी राइट है, वो उनके बर्थ से फ्लो होता है। ठीक है, पहले कहां से फ्लो हो रहा था? एग्जिस्टेंस ऑफ फादर से फ्लो हो रहा था। 2005 में फादर हैं तब उनका कोपार्सनरी राइट फ्लो हो रहा था। तो कोर्ट ने कहा है कि जो फीमेल्स का कोपार्सनरी राइट है वो उनके बर्थ से फ्लो करता है और किसी दूसरे फैक्टर जैसे कि एग्जिस्टेंस ऑफ देयर फादर इससे फ्लो नहीं करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाएगा क्या चेंज आया है, तो चेंज ये आया है कि एपेक्स कोर्ट ने कैटेगोरिकली ये रूल किया है कि फीमेल्स का जो कोपार्सनरी राइट है वो आपका बाय बर्थ होता है और बाकी फैक्टर जैसे कि फादर की एग्जिस्टेंस थी या नहीं इनकी वजह से डिटरमाइन नहीं होता। इसने जो है मिस इंटरप्रिटेशन जो था कि डॉटर्स केवल तभी कोपार्सनर कहलाएंगी जब उनके पापा जो है जिंदा थे, जिस दिन उनको जो है जिस दिन ये जजमेंट सुनाया गया था तभी उनको जो है इक्वल शेयर मिलेगा प्रॉपर्टी में। इस मिस इंटरप्रिटेशन को जो है रिजेक्ट कर दिया है। कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया है कि एक इक्वल स्टेट और दिया है, कन्फर किया है। मतलब कोर्ट ने ना केवल रिकॉग्नाइज किया है बल्कि कन्फर किया है डॉटर्स को कोपार्सनर का हक। ठीक है, हिंदू फैमिलीज में जो कि कोपार्सनर का हक किससे डिटरमाइन होता है? मिताक्षरा लॉ से डिटरमाइन होता है। मिताक्षरा लॉ जो है
सन्स को कोपार्टनर के रूप में देखती है। अब इसमें जो है कन्फर कर दिया हमारी सुप्रीम कोर्ट ने, जो कोपार्टनर का राइट था अंडर मिताक्षरा लॉ फीमेल्स को भी कन्फर कर दिया है। इसका मतलब कि इन द आई ऑफ मिताक्षरा लॉ जहां पे सन मेंशन्ड है वहां पर सन का मीनिंग सन और डॉटर दोनों कहलाएगा। और ये जो बर्थ राइट है ये बाय बर्थ एक्रू होता है, मतलब कि ये जो हक है जैसे मिताक्षरा लॉ में पुत्र के जन्म की वजह से ये हक उनको मिलता है, इसी तरह से मिताक्षरा लॉ को ही यूज करते हुए पुत्र की जगह पुत्री और पुत्र दोनों को कंसिडर किया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि फीमेल्स को भी बाय बर्थ ये जो हक है मिताक्षरा का वो उनको मिलेगा, मतलब कि वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में कोपार्टनर कहलाएंगी। चेंज जो है 9 सितंबर 2005 में आया था, जब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे कोपार्टनर के रूप में 9 सितंबर 2005 में डॉटर्स को जो है एक्सेप्ट किया गया था। बट ये जो है इन्होंने ये नहीं बताया था कि प्रोस्पेक्टिव जजमेंट होगा या रेट्रोस्पेक्टिव होगा, जिस वजह से इंटरप्रिटेशन ये जो है ड्रॉ की गई थी कि डॉटर का जो कोपार्टनरी राइट है वो प्रोस्पेक्टिव है, मतलब कि वो इफेक्ट में तब तक नहीं आएगा जब तक उनके जो कोपार्टनर फादर हैं वो और उनकी जो डॉटर है वो दोनों अलाइव हो 9 सितंबर 2005 को। मतलब कि आफ्टर 9 सितंबर 2005 एवरी फादर, मतलब अगर फादर जिंदा है तो उनकी बेटियों को ये हक मिलेगा। बिफोर 9 सितंबर 2005 अगर फादर की डेथ हो गई है तो उनकी बेटियों को ये हक नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने जो है जजमेंट को प्रोस्पेक्टिव माना था, आगे से अब आगे होगा ऐसा माना गया था। और इस पोजीशन को क्रिस्टलाइज कर दिया गया था 2015 के जजमेंट से, सॉरी मैंने यहाँ पे 2013 बोला है, तो ये जो पोजीशन क्रिस्टलाइज हुई थी ये 2015 के जजमेंट से हुई थी क्रिस्टलाइज। 2005 से 2015 तक ये जो है किसी जजमेंट के थ्रू नहीं था, इन प्रैक्टिस ये एज्यूम किया गया था। बट 2015 के जजमेंट ने इसका एक प्रेसिडेंट सेट कर दिया और इसको जो है क्रिस्टलाइज करके लीगल एस्पेक्ट में ये क्रिएट कर दिया था कि मिताक्षरा लॉ या फिर जो कोपार्टनरी राइट है फीमेल को तभी मिलेगा जब उनके फादर अलाइव थे ऑन द डेट ऑफ जजमेंट। ठीक है, अगर उनके फादर अलाइव नहीं थे ऑन द डे ऑफ जजमेंट तब उन महिलाओं को, उन डॉटर्स को ये हक नहीं मिलेगा। कोर्ट की रीजनिंग इस बार काफी अनएक्सपेक्शनेबल है, मतलब काफी अच्छी रीजनिंग रही है। पहली रीजन उन्होंने ये दिया कोर्ट ने इस बार कि कोपार्टनरी राइट का जो ओरिजिन है वो बर्थ में होता है। तो पहली चीज जो उन्होंने कहा कि डॉटर्स को इसलिए मिलेगा क्योंकि उनका जो हक है ये बर्थ में आता है, फादर की मतलब फादर के होने या ना होने से, फादर के उस वक्त अलाइव होने या ना होने से उनका हक जो है छिन नहीं जाता। दूसरी चीज, ये कोई नेसेसिटी नहीं है कि एक प्रीडिसेसर कोपार्टनर अलाइव होना चाहिए। मतलब कि प्रीडिसेसर कोपार्टनर मतलब देखिए एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है तो पहले कहां से फ्लो होती थी, सन से उनके सन को, फिर उनके सन से उनके सन को, तो मतलब ये इंटरजेनरेशनल ये प्रॉपर्टी की बात हो रही है। तो अब अगर डॉटर को प्रॉपर्टी मिलनी है तो उसको प्रॉपर्टी कहां से मिलेगी, उसके फादर से मिलेगी। तो उन्होंने कोर्ट ने कहा कि जरूरी नहीं है कि जिससे प्रॉपर्टी मिल रही है, मतलब जो फादर है उनसे प्रॉपर्टी मिल रही है, तो जरूरी नहीं है कि फादर जो है अलाइव होने चाहिए जब इस कोपार्टनर का स्टेटस महिला को मिले। ये जो स्टेटस है तभी मिल जाता है जब उनका जन्म होता है, और सक्सेशन कैसे भी हो, मतलब क्योंकि उनका जन्म हुआ है उस घर में तो उस डॉटर का भी उतना ही हक है जितना एक सन का हक है। तो लेजिस्लेशन जो है अंडरस्कोर करती है कि डॉटर के राइट बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कि एक पुत्र के होते हैं, और उतने ही उसके हक हैं जितने उसके होते अगर वो एक जो है पुत्र के रूप में जो उसका जन्म होता है एट द टाइम ऑफ बर्थ। मान लीजिए अगर डॉटर की जगह सन का बर्थ होता तब सन को बिकॉज ऑफ बर्थ ये हक मिलते। तो कोर्ट ने ये कहा है कि जैसे अगर वो महिला की जगह अगर पुरुष के रूप में उसका जन्म हुआ होता तब भी उसको ये हक मिलते ना, तो इसीलिए उसको उतने ही हक मिलेंगे जितना उसको एक सन के रूप में मिलने चाहिए थे। इसी वजह से कोपार्टनरी राइट जो है ये एज अ बर्थ के रूप में दिया जाएगा, ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ दिया जाएगा। ये कोपार्टनरी जो राइट है ऑन द बेसिस ऑफ ये कोपार्टनरी राइट इस वजह से नहीं मिलेगा क्योंकि पिता जो है जिंदा थे। अब देखिए एक और जो आपको इंपॉर्टेंट चीज यहाँ देखनी है, ये कोपार्टनरी राइट का चर्चा तभी होती है जब आपके जो है फादर ने विल ना बनाई हो, विल ना हो,
अगर विल है, किसी भी फादर ने अगर अपनी जो है विल बना के रखी हुई है, तो जो उन्होंने विल में कहा हुआ है वैसे ही मिलेगा। अगर कोई विल नहीं है तब जो है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में कोपार्सनरी राइट को देखा जाता है। ठीक है, तो ये चीज और नोट करने वाली है। अगर मान लीजिए विल बना करके फादर ने ये लिखा हुआ है कि हक जो है डॉटर को मिलेगा, तब 2005 का जो जजमेंट था वो एप्लीकेबल उस वक्त नहीं होता। इसी तरह से अगर जो है विल बना करके ये कहा जाए कि डॉटर को हक नहीं मिलेगा, तब डॉटर ये क्लेम नहीं कर सकती कि मेरा कोपार्सनरी राइट है। विल के अंदर जो है अगर फादर की लिविंग विल मौजूद है, तो जो भी विल में जितना भी जिसको मिला हुआ है उसके बेसिस पे सबको जो है प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। अगर फादर की कोई लिविंग विल नहीं है या विल नहीं है उनकी, तो जो है कोपार्सनरी राइट ऑन द बेसिस ऑफ वर्थ ग्रांट किया जाएगा। लेजिस्लेटिव एम था कि डिस्क्रिमिनेशन जो है सन्स और डॉटर्स के बीच में खत्म हो जाए, एज एन एंटाइटलमेंट और इक्वल शेयर जो है मिले कोपार्सनरी प्रॉपर्टी में। जो कि प्रॉपर्टी कोपार्सनरी प्रॉपर्टी मैंने आपको 2-3 बार समझा दिया, ये प्रॉपर्टी जो है किसी के एंसेस्टर्स से मिलती है, मतलब किसी के पिता से, उनके पिता को मिली होगी उनके पिता से, और उनके दादाजी को मिली होगी परदादा से। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है इसको हम कोपार्सनरी प्रॉपर्टी कहते हैं। इसके बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन था वो अब खत्म हो गया है। ये एक वेलकम मूवमेंट है और एपेक्स कोर्ट इसको जो है पूरी इफेक्ट देना चाहेगी, जिससे एपेक्स कोर्ट ने इसको जो है फुल इफेक्ट दिया है, जिससे कि आगे कोई भी डाउट रेज ना हो। अब नेक्स्ट आर्टिकल आपको देखना है हिस्टोरिक रेटिफिकेशन। तो यहाँ पे बात की जा रही है लेबर स्टैंडर्ड की, जिसका यूनिवर्सल रेटिफिकेशन हो गया है। ये लेबर स्टैंडर्ड कौन सा है? कन्वेंशन नंबर 182। ठीक है, 182 का जो कन्वेंशन नंबर 182 था, इसका अभी जो है यूनिवर्सल रेटिफिकेशन हो गया है। किंगडम ऑफ टोंगो ने जो है इसको रेटिफाई नहीं किया था, जिस वजह से यूनिवर्सलाइजेशन इस रेटिफिकेशन का नहीं हुआ था। तो अभी किंगडम ऑफ टोंगो ने जो अपनी चाइल्ड लेबर लॉ है उसको जो है चाइल्ड लेबर को आउटलॉ कर दिया है, इलीगल बना दिया है। और इसी वजह से इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO का जो 101 साल की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई कन्वेंशन जो है यूनिवर्सली रेटिफाई किया गया हो। कन्वेंशन नंबर 182 जिसको अडॉप्ट किया गया था 1991 की एनुअल इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस के दौरान, वो प्रोहिबिट करता है सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन बच्चों का, ट्रैफिकिंग बच्चों की, या फिर बच्चों का डिप्लॉयमेंट आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स में या किसी दूसरी कंडीशन में जो उनकी ओवरऑल वेलबींग को कॉम्प्रोमाइज करता है। कन्वेंशन में कहा गया था कि 1973 की जो मिनिमम एज कन्वेंशन है उसके अकॉर्डिंग जहां पे बात की जाती थी, मिनिमम एज कन्वेंशन में मतलब 14 साल के से जो छोटे बच्चे हैं उनके एम्प्लॉयमेंट को रोका जाता है। तो ये जो 182 का कन्वेंशन है इसमें मिनिमम एज 14 साल ही रखी गई है, जैसी दूसरे कन्वेंशन में थी। इन दोनों कन्वेंशन के इन्फ्लुएंस की वजह से क्या हुआ है कि हजारों की लाखों की संख्या में जो छोटे यंग बॉयज एंड गर्ल्स हैं उनको रेस्क्यू किया गया है हजार्डस कंडीशंस ऑफ वर्क की वजह से, सॉरी हजार्डस कंडीशन ऑफ वर्क से। उसके साथ साथ क्योंकि उनको रेस्क्यू कर दिया गया है, अब वो वहां पे काम करने नहीं जा रहे हैं, तो इसी वजह से उनका जो एनरोलमेंट है वो प्राइमरी एजुकेशन में करवाया गया है, जिससे कि प्राइमरी एनरोलमेंट में बढ़ोतरी हुई है। ये जो रेटिफिकेशन हुआ, ये कहीं ना कहीं जो चैलेंजेस हैं उनको अंडरमाइन, मतलब ऐसा नहीं है कि चैलेंजेस खत्म हो गए क्योंकि हमने रेटिफाई कर दिया तो चैलेंजेस अभी भी हैं, चैलेंजेस अभी भी रिमेन करते हैं। क्या चैलेंजेस हैं? चैलेंजेस के रूप में आप देखिए 152 मिलियन आपके जो बच्चे हैं वो अभी भी चाइल्ड लेबर में ट्रैप्ड हैं। कन्वेंशन होने के बावजूद बच्चे जो है चाइल्ड लेबर में ट्रैप्ड हैं, और 72 मिलियन इनमें से 152 में से 72 मिलियन बच्चे जो है अभी काम करते हैं जो कि हजार्डस है। तो ये अलाउड भी नहीं है कि हजार्डस वर्क में बच्चों को लगाया जाए, बट अभी भी बच्चे जो है चोरी छुपे इनको काम कराया जाता है, हजार्डस वर्क इनसे कराया जाता है। करंट एफर्ट्स को अगर हमें स्टेप अप करना है तो उसके लिए हमें बिल्कुल जो चाइल्ड लेबर है उसको बिल्कुल खत्म करना होगा बाय 2025। कोविड-19 का जो पैंडेमिक है इसने चाइल्ड लेबर के लिए और थ्रेटनिंग सिचुएशन बना दी है, और जितने भी हमने गेन्स किए थे उनका रिवर्सल हो सकता है, क्योंकि जॉब लॉसेस बढ़ रहे हैं। उसकी वजह से जो है बच्चों के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, उनको भी थोड़ा सा जो है काम करने के लिए एक्सपेक्ट किया जाएगा फैमिलीज के द्वारा। कंडीशन ऑफ वर्क जो है डिटीरियोरेट हो जाएगी, हाउस होल्ड की इनकम जो है डिक्लाइन हो जाएगी, जिस वजह से बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे, और टेम्पररी स्कूल के क्लोजर होने से अगेन बच्चे जो है स्कूल न जाने की वजह से उनको वर्क के अंदर पुश किया जाएगा।
एनीवेज ये पहला मतलब ये हिस्टोरिक फर्स्ट यूनिवर्सल रेटिफिकेशन है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कन्वेंशन नंबर 182 प्लीज जो है याद रखिएगा, ये आपका जो है प्रीलिम्स में आ सकता है कि कन्वेंशन नंबर 182 क्या है। यहाँ पे हमें दो चीजें देखनी है कि क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स हैं चाइल्ड लेबर को रोकने के लिए। दो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, एक तो कन्वेंशन नंबर 182 जिसको हमने अभी देखा, और दूसरा हमारा जो है मिनिमम एज का कन्वेंशन है। ये दो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनसे चाइल्ड लेबर को रोका जाता है। उसके अलावा 8 जो है कोर आईएलओ के कन्वेंशन है जिनको रिगार्ड किया जाता है कि ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स और एंड राइट्स टू एट वर्क को ग्रांट करते हैं। तो ये जो है टोटल 8 कन्वेंशन मिल करके लोगों को प्रिंसिपल देते हैं वर्क का, और राइट क्या क्या है लोगों के एट वर्क प्लेस वो ग्रांट करते हैं। टोटल 8 कन्वेंशन, जिसमें से 2 कन्वेंशन चाइल्ड लेबर से रिलेटेड है। इसमें इन कन्वेंशंस में इंक्लूड होता है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, राइट टू कलेक्टिव बार्गेनिंग, एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन एम्प्लॉयमेंट और ऑक्यूपेशन। ये जो है बाकी कन्वेंशन है जो कि 8 कन्वेंशन का हिस्सा है। ये सारे कन्वेंशन टुगेदर एक साथ मिलकर के एक फ्रेमवर्क को प्रोवाइड करते हैं जिससे कि आप प्रीडोमिनेंस मतलब जो भी कंडीशंस है, खराब कंडीशंस होती है वर्क की, उनको सही कर सके। और इसमें कहीं ना कहीं प्रायोरिटी गवर्नमेंट को देनी होती है कि कंडीशंस को इम्प्रूव किया जाए। इंडिया ने भी जो है सिग्नल किया है अपने लीगल कमिटमेंट को कि वो चाइल्ड लेबर को एलिमिनेट करेगा, क्योंकि 2017 में हमने भी कन्वेंशन नंबर 182 को साइन कर दिया है, रेटिफाई कर दिया है। तो मतलब कि इंडिया ने भी 2017 में ही रेटिफाई किया है, उससे पहले रेटिफाई नहीं किया है। उसके साथ साथ हमने जो है जो एक इंस्ट्रूमेंट था जहां पे प्रिस्क्राइब किया जा रहा था मिनिमम एज ऑफ वर्क ऑफ चिल्ड्रन, इसको भी हमने रेटिफाई कर दिया है। तो हमने जो है ये दोनों कन्वेंशंस रेटिफाई कर दिए हैं जो कि चाइल्ड लेबर को रिड्यूस करते हैं। वर्ल्ड जो है 2021 में ईयर को सेलिब्रेट करेगा, ईयर टू अबॉलिश चाइल्ड लेबर। तो 2021 विल बी ईयर टू अबॉलिश चाइल्ड लेबर। जब हम इसको सेलिब्रेट करने की तर्ज मतलब पहुंचने वाले हैं, ऐसे में गवर्नमेंट्स को जो है ये अपॉर्चुनिटी लेनी चाहिए जिससे कि वो होप जो है फ्यूचर जनरेशन में इनकलकेट कर सके कि उनका जो फ्यूचर है वो सेफ एंड सिक्योर है। इसके लिए गवर्नमेंट्स को काम करना होगा, और चाइल्ड लेबर को रेटिफाई करना, इसकी कन्वेंशंस को रेटिफाई करना सफिशिएंट नहीं है, इसको टोटली एलिमिनेट करना होगा। इसके अलावा कुछ और आर्टिकल्स का आज हमें डिस्कशन करना है। देखिए ये आर्टिकल है आपका, इंडिया अनाउंसेस $500 मिलियन पैकेज फॉर मालदीव्स। तो यहाँ पे एयर बबल की बात की गई है। इंडिया ने एक नए कनेक्टिविटी मेजर्स को अनाउंस किया है मालदीव्स के साथ। इसमें जो है एयर, सी, इंट्रा आइलैंड और टेली कम्युनिकेशन को बिल्ड किया जाएगा जिससे कि इंडियन ओशन आइलैंड्स पे जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है कोविड-19 पैंडेमिक का वो रिड्यूस हो सके। जो इनिशिएटिव्स अनाउंस किए गए थे ये एक मीटिंग के बीच में अनाउंस किए गए थे जो कि एस जयशंकर जी की मीटिंग हुई थी अब्दुल्ला शाहिद के साथ, जो दोनों जो है अपने अपने कंट्रीज के फॉरेन मिनिस्टर्स हैं। उसमें एक एयर कनेक्टिविटी बबल की बात की गई है, काफी इंपॉर्टेंट है, ये टर्म आपसे पूछा जाएगा। एयर कनेक्टिविटी बबल क्या होता है? ये एक मतलब ये एक ट्रैवल सर्विस होती है जिससे कि आप डायरेक्टली जो है एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जा सके थ्रू सबमरीन केबल फॉर टेलीकॉम कनेक्ट, और साथ साथ हम टेलीकॉम कनेक्टिविटी भी कर सकते हैं। तो आपने केबल्स देखी होंगी, केबल्स के थ्रू जो है डायरेक्ट फेरी सर्विसेज की अगर सुविधा दी जाए तो इसी को जो है एयर कनेक्टिविटी बबल कहा जाता है। इसके लिए जो है असिस्टेंस दी जाएगी ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को, जीएमसीपी को, जो कि माले को कनेक्ट करता है उसके 3 नेबरिंग आइलैंड्स के साथ, और ये जो है सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है अभी तक का। गवर्नमेंट ऑफ मालदीव्स की जो एक रिक्वेस्ट थी उसको एक्सेप्ट कर लिया है, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ माले ने जो है इंडिया से रिक्वेस्ट की थी कि हम उनको सपोर्ट करें जीएमसीबी के इम्प्लीमेंटेशन में एक फाइनेंशियल पैकेज के थ्रू। और ऐसे में हमने जो है एक ग्रांट उन्होंने मांगी थी $100 मिलियन की, और एक लाइन ऑफ, इसमें से हमने ठीक है टोटल ग्रांट दी है $100 मिलियन की। जो 500 मिलियन का पैकेज है उसमें से डायरेक्ट ग्रांट है $100 मिलियन की, उसके अलावा लाइन ऑफ क्रेडिट उनको प्रोवाइड किया गया है 400 मिलियन का। तो टोटल पैकेज की कॉस्ट है 500 मिलियन, उसमें 400 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट है और 100 मिलियन की ग्रांट है। जीएमसीपी सबसे बड़ा जो है सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होगा मालदीव्स का। इसमें आइलैंड की कनेक्टिविटी की जाएगी। मालदीव्स आपको पता है कि एक आइलैंड नेशन है, बहुत सारे जिसमें आइलैंड्स हैं, इनकी आपस में इंटरकनेक्टिविटी की जाएगी। इसमें ब्रिजेस जो है कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे, कॉजवेज कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे माले से विलिंगली के बीच में, तीलाफूशी के बीच में और कूली हाफू आइलैंड्स के बीच में। टोटल ये 6.7 किलोमीटर्स में इतनी ब्रिजिंग वगैरह की जाएगी।
और इससे जो क्या होगा कि मेन जो कैपिटल है उससे थोड़ा सा प्रेशर अलग हट जाएगा, कॉमर्शियल और रेसिडेंशियल पर्पसेस के लिए माले थोड़ा सा जो है फ्री हो जाएगा। 400 मिलियन की जो लाइन ऑफ क्रेडिट है वो जो है एडिशनल लाइन ऑफ क्रेडिट है, उससे पहले भी हम 800 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट को अनाउंस कर चुके हैं इन 2018। ये एक लैंडमार्क मूवमेंट है जब मालदीव्स और इंडिया कोऑपरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए हमें जो है ये जो है उन्होंने बोला था, मतलब मालदीव्स ने बोला था कि उनको 250 यूएस मिलियन डॉलर का जो है बजट सपोर्ट मिल रहा है और 500 मिलियन का जो है आपको कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए उनको पैसे मिले हैं। प्रोजेक्ट जब कंप्लीट हो जाएगा तो चाइनीज ने जो एक सिनेमाले फ्रेंडशिप ब्रिज को बनाया था उसको भी कनेक्ट कर, मतलब जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो इसमें एक और सिनेमाले जो एक कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है उसके साथ अगर आप इसको कंपेयर करके देखें या उसके साथ लगा के देखें तो टोटल ये दोनों के हेल्प से कनेक्टिविटी मालदीव्स के अंदर काफी इंप्रूव हो जाएगी और ये जो है एक काफी विजिबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होंगे इस आइलैंड में और ये इससे जो है मालदीव्स की जो इकोनॉमी है, जो कि एक टूरिस्ट बेस्ड इकोनॉमी है, उसको भी बूस्ट मिलेगा। नेक्स्ट आर्टिकल हमें देखना है यूएई इजराइल रीच एग्रीमेंट टू एस्टैब्लिश डिप्लोमेटिक टाइज। तो इस आर्टिकल में ये कहा गया है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने थर्सडे को, मतलब कि कल, ये अनाउंस किया था कि यूएई और इजराइल के बीच में एक हिस्टोरिक एग्रीमेंट हुआ है जहां पर वो फुल डिप्लोमेटिक टाइज को एस्टैब्लिश करेंगे एज ए पार्ट ऑफ अ डील, जिससे कि एनेक्सेशन जो था ऑक्यूपाइड लैंड का, जिनको पैलेस्टीनियंस जो है सीक आउट कर रहे हैं, वो रुक जाएगा। इस अनाउंसमेंट के साथ साथ यूएई पहली गल्फ अरेबियन कंट्री बनता है जो कि इजराइल के साथ पूरे जो है डिप्लोमेटिक संबंध को एस्टैब्लिश करेगा और तीसरा अरब नेशन बनेगा जिसके पास एक्टिव डिप्लोमेटिक टाइज हैं इजराइल के साथ। जो डोनाल्ड ट्रंप की ये ट्वीट थी, ये एक हिस्टोरिक मोमेंट उन्होंने बताया था। उसके साथ साथ ये जो रिकॉग्निशन है ये कहीं ना कहीं एक रेयर डिप्लोमेटिक विन ग्रांट करता है ट्रंप जी को, क्योंकि नवंबर में अभी इलेक्शन आने वाले हैं। इसराइल की अगर बात करें तो अनाउंसमेंट जो है कुछ सालों के बाद आ रहा है, जब देखिए ये अभी जो वहां के प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उनकी गवर्नमेंट ऑलरेडी एक क्लोज टाइज को एंजॉय करती है अरब नेशन से और ये चीज पब्लिकली एक्नॉलेज भी है। नेतन्याहू ने एक कहीं ना कहीं कोशिश की थी कि वो सेटलमेंट्स को मतलब करे पैलेस्टीनियन लैंड्स के ऊपर, और इसके साथ साथ जो है ट्रंप का जो प्रपोजल था ये इनको अलाउ मतलब कर देता कि वेस्ट बैंक में इनको ज्यादा टेरिटरी मिलने वाली थी। आपको पता होगा कि जो पिछला प्रपोजल था, जो पैलेस्टीनियन डील जो है अनाउंस की गई थी ट्रंप के द्वारा। हालांकि अगर हम यूएई की बात करें तो ये इंटरनेशनल कैंपेन के रूप में देखता, मतलब ये कहीं ना कहीं यूएई की बात करें तो इसके काफी क्लोज टाइज है अमेरिका के साथ और इसको जो है टॉलरेंस देखा के रूप में, एक टॉलरेंट स्टेट के रूप में देखा जाता है वेस्ट एशिया में स्पेसिफिकली। हालांकि ये ऑटोक्रेटिक रूलर्स के द्वारा गवर्न की जाती है बट फिर भी काफी टॉलरेंट नेशन है एज कम्पेयर टू बाकी जितने भी आपके मिडिल ईस्ट नेशन हैं, उनके कंपैरिजन में काफी जो है टॉलरेंट नेशन है। एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जो है इश्यू किया गया था यूएसए के द्वारा, यूएई के द्वारा और इसराइल के द्वारा इस ट्वीट के बाद, और यहाँ पे इन्होंने इस स्टेटमेंट में कहा गया था कि डेलीगेशंस जो है मीट करेंगी आने वाले हफ्तों में और वो डील्स को साइन करेंगी अबाउट डायरेक्ट फ्लाइट, सिक्योरिटी, टेलीकम्युनिकेशंस, एनर्जी, टूरिज्म और हेल्थ केयर। तो आप ये देख लीजिए क्या क्या चीजें होती हैं फुल डिप्लोमेटिक अगर संबंध होंगे तो उसमें क्या क्या चीजें आती हैं। ठीक है, दोनों कंट्रीज ने ये भी कहा कि वो पार्टनर करेंगी ऑन फाइटिंग कोविड-19 पैंडेमिक। डायरेक्ट टाइज को ओपन करने से जो एक मिडिल ईस्ट का की जो डायनेमिक सोसाइटीज हैं वो थोड़ी सी क्लोज आई हैं और कहीं ना कहीं यहाँ पे पीपल, अब देखिए जब डिप्लोमेटिक टाइज जो है क्रिएट हो जाती है तो इसको हम ट्रैक टू डिप्लोमेसी बोलते हैं। ट्रैक टू डिप्लोमेसी का मतलब कि पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़ जाते हैं, ट्रेड वगैरह बढ़ती है, जिस वजह से जो आपसी संबंध हैं वो बढ़ जाते हैं। तो ये ट्रैक टू डिप्लोमेसी का कहीं ना कहीं अंग है जहां पर यूएई और इसराइल आसपास आने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक वेलकम मूव है, इससे थोड़ी सी पीस और स्टेबिलिटी बढ़ सकती है। अगर इसराइल और भी बाकी अरेबियन कंट्रीज के क्लोज आ जाए तो एक जो प्रॉब्लम, तनाव की स्थिति होती है वेस्ट एशिया में बिकॉज ऑफ इसराइल,
वो थोड़ी सी कम हो जाएगी और थोड़ी सी पीस और ट्रैंक्विलिटी भी जनरेट होगी। दूसरा, अरेबियन कंट्रीज को ये फायदा हुआ कि इसराइल के पास जो कटिंग एज जो टेक्नोलॉजी है वो उनके नेबरहुड में जो है प्रोलिफरेट करेगी, इससे जो है सबका फायदा होगा उस रीजन के अंदर। फॉर एग्जाम्पल जो डीसैलिनाइजेशन की टेक्नोलॉजी है उससे बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है यूएई का भी, और बाकी अगर अरेबियन स्टेट्स इसके साथ जो है डिप्लोमेटिक टाइज एस्टैब्लिश करते हैं तो सबका जो है बेनिफिट होगा। तो आज के डिस्कशन में इतना ही। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें। थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ वेरी गुड डे।